आज हम बात करेंगे गणित की एक नई शाखा जिसको हम निर्देशांक की ज्यामिति कहते हैं। ये कक्षा 9 में अध्याय 3 पे है और निर्देशांक की ज्यामिति को समझने के पहले हम एक गतिविधि करते हैं। इसमें आपको स्क्रीन पे एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ खड़ी स्तंभ हैं जो यहाँ आपको दिख रहे हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए कमरे है, ये कमरे में ये इतनी व्यवस्था बनी है, इतनी टेबलें डली हैं। कितनी लाइनें हैं इसमें? 7 तो पंक्तियाँ हैं। ये तो पंक्ति हैं 7 और ये स्तंभ हैं, ये स्तंभ हुए। तो इसमें आपकी टेबल्स डली हुई हैं और इनमें हमें बैठक व्यवस्था देखना है। जब जैसे आप परीक्षाएं बैठते हैं ना, तो कैसे आप अपनी टेबल ढूंढते हैं, तो इसके लिए एक व्यवस्था रहती है। यहाँ पे हम देखें कैसे आप देखें। मान लीजिए आपको यहाँ बैठना है। मान लीजिए आप हैं मोहनलाल यहाँ बैठे हैं। आपको बताना है मोहनलाल कौन सी पंक्ति में है और कौन से स्तंभ में है। तो यहाँ जैसे हम देखते हैं तो मोहनलाल तीसरी पंक्ति में बैठे हुए हैं और 5वें स्तंभ में है। तो मोहनलाल की जगह बताने के लिए हमें 2 चीज़ें बताना पड़ती हैं। वो कौन से स्तंभ में है या कौन सी खड़ी लाइन में है और कौन सी आड़ी लाइन में है। तो हमें इसके लिए स्तंभ और पंक्ति दोनों बताना पड़ती हैं, तब मोहनलाल की सीट फिक्स होती है। जैसे अब हम कहें आपसे मनोहर को हमें बिठाना है 6वीं पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में। तो आप ढूंढिए कहाँ पे है ये 6वीं पंक्ति और तीसरा स्तंभ। इसके लिए क्या करें, 6वीं पंक्ति आप ले लीजिए, ये होगी 6वीं पंक्ति पूरी। अब इसमें तीसरा स्तंभ कहाँ होगा? देखिए यहाँ से आप देखेंगे तीसरा स्तंभ ये है। यहाँ पे ये दोनों लाइनें कट रही हैं, मतलब इस जो सीट है ये तीसरी पंक्ति और 6वीं पंक्ति और तीसरे स्तंभ की पंक्ति है। यहाँ पे मनोहर लाल जी बैठेंगे। तो जब भी हमें सीटिंग प्लान की जो एक्टिविटी है ये करेंगे तो इससे हमें क्या पता लगता है। एक और एग्जाम्पल देख लें। मान लीजिए हमने कहा कि सौम्या को 4थी पंक्ति में बिठाओ। सौम्या को 4थी पंक्ति में बिठाओ। तो सौम्या कहाँ बैठेगी? अब सौम्या को 4थी पंक्ति में बिठाना है। अब 4थी पंक्ति में तो बहुत सारी सीटें हैं, सौम्या कहाँ बैठेगी? कहीं भी बैठ सकती। ऐसा हो सकता है क्या रूम में कि सौम्या 1 2 3 4 सभी जगह बैठ जाए? नहीं बैठ सकती ना। सौम्या को किसी एक जगह बैठाना है। तब हमें पंक्ति के साथ साथ हमें उसके स्तंभ का ज्ञान भी होना चाहिए, यानी कम से कम 2 चीज़ें पता होना चाहिए, तब हम उसको बिठा सकते हैं। यदि हम कहें कि सौम्या को 4थी पंक्ति में बैठना है, तो अब 4थी पंक्ति में कहाँ बैठना है? इसमें चूँकि 10 सीटें उपलब्ध हैं, तो सौम्या 10 सीट में से कहाँ बैठेगी? तो यानी सौम्या की सीट अभी निर्धारित नहीं है। तो हमें सौम्या की सीट निर्धारित करने के लिए उसका स्तंभ भी बताना पड़ेगा, यानी खड़े में कौन सी लाइन में है, वो कौन सी स्तंभ में है। अब यदि हम बता दें कि सौम्या को 7वें स्तंभ में बैठना है, तो सौम्या की सीट ये पुरानी फिक्स हो जाएगी। इससे हमें क्या इस गतिविधि से हमें क्या ज्ञान मिला? हमें इससे पता चला कि किसी बच्चे को एक सीट पे बैठाना है तो हमें 2 चीज़ें पता होना चाहिए कम से कम। एक तो स्तंभ का पता होना चाहिए और दूसरा पंक्ति का पता होना चाहिए।
वो किस स्तंभ में है और किस पंक्ति में है। तो इस गतिविधि से हमें इतना पता लग गया कि समतल में किसी बिंदु को देखने के लिए हमें कम से कम 2 संख्याओं की ज़रूरत होती है। अब हम एक दूसरी गतिविधि देखते हैं। यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, ये एक शहर की सड़कें हैं। मान लीजिए ये एक मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क है और इसमें अलग अलग गली निकली हुई हैं। ये मान लो पहली गली है, ये दूसरी गली है, ये तीसरी गली है, ये चौथी गली है, ये पाँचवीं, ये छठवीं और ये 7वीं गली है और ये 8वीं गली है। अब आपको मान लीजिए कि आपका घर यहाँ है, तो क्या बताएंगे आप? कोई आने वाले को यहाँ से आना है किसी को, तो उसको क्या बताएंगे, कहाँ से जाएंगे आप? आप ये बताएंगे ना कि आप यहाँ से सीधे जाइए और कितनी गली छोड़ना है, 1 2 गली छोड़ के तीसरी गली में मुड़िए। आपको अब या आप इस तरह कहेंगे ना, वैसे तो कितनी गली छूट रहे हैं, 1 2 3 4 5वीं गली में मुड़ना है आपको। या फिर ये बोल सकते हैं आपके बाईं तरफ की तीसरी गली में जाइए। तो आपको ये बताना, ये दूरी बताना पड़ेगी और ये दूरी बताना पड़ेगी, कितना चलना है फिर ये भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ भी हमें कम से कम 2 चीज़ें ज़रूर बताना पड़ेंगी कि हमें सीधे कितना चलना है और फिर बाएं मुड़ के हमें कितना चलना है। तो किसी भी समतल में किसी भी बिंदु को ढूंढने के लिए हमें कम से कम 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। और समतल में किसी बिंदु को देखने के लिए ही, उसकी स्थान निर्धारित करने के लिए नई जो शाखा आपको पढ़ाई जाने वाली है वो निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत फ्रांस के वैज्ञानिक रेने, वो फ्रांस के जो गणितज्ञ हैं, पहले तो गणितज्ञ वैज्ञानिक सब एक ही हुआ करते थे, तो वहाँ के जो गणितज्ञ हैं रेने दकार्ते, ये फ्रांस के गणितज्ञ हैं। इन्होंने इस गणित की शुरुआत की और इनकी जो गणित की जो शाखा हुई उसको कहा गया निर्देशांक ज्यामिति। इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और इनकी नाम को इज्जत देने के लिए इनके नाम पर ही जो निर्देशांक की पद्धति है वो कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती? कार्तीय निर्देशांक पद्धति। ये रेने दकार्ते के सम्मान में ये नाम रखा गया है। इसको पढ़ने के बाद आप किसी समतल में किसी बिंदु को की स्थिति को देख सकेंगे, उसको पहचान सकेंगे कि वो बिंदु कहाँ पे है और उस बिंदु के को हम कैसे सबको बता सकते हैं। हम ऐसा क्या लिखें, ऐसा क्या निर्देश दें कि जा ही गई बिंदु पे सबको ही पहुंच सके, यानी सबको एक ही तरह की बात समझ में आए। अब यहाँ हम देखते हैं, आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी। संख्या रेखा में मान लीजिए ये संख्या रेखा है आपकी। इस संख्या रेखा में आपको बीच में 0 है, 0 है। दाईं तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह के अंक मिलेंगे। बाईं तरफ आएंगे तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ये अंक मिलेंगे। और ऐसी हम एक दूसरी संख्या रेखा खड़ी में भी कर सकते हैं। जो खड़ी में एक रेखा है, इसमें देखिए बीच में यहाँ 0 है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 धन में रहेंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो ऋण में रहेंगे। 1 2 3 4 ये सब ऋण में रहेंगे। इस तरह से ये जब ये 2 रेखाएं
परस्पर लंबवत रखते हैं तो ये बीच में जहाँ काटती हैं यहाँ पे शून्य होता है। इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल का पता होता है ना, कहाँ जहाँ से शुरुआत होती है वो मूल कहलाता है। तो यहाँ पे ये शुरुआत मान सकते हैं आप। यहाँ से देखिए 4 रेखाखंड गए हैं। एक तो पहले 2 रेखाएं होंगी, 2 एक, इसको x लिखते हैं, दाहिनी तरफ x लिखेंगे और बाईं तरफ x डैश लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ से धनात्मक है तो इसको हम धनात्मक x अक्ष कहेंगे, धनात्मक x अक्ष। और ये हो गया ऋणात्मक x अक्ष। ये क्या कहलाता, अक्ष कहलाता जी। धनात्मक x अक्ष और ये ऋणात्मक x अक्ष। धनात्मक ध्यान रखना है, दाईं ओर क्या रहेगा, धनात्मक, और बाईं तरफ ऋणात्मक रहेगा। अब इसको देखें, ऊर्ध्वाधर अक्ष को देखें, ऊपर से नीचे है। इसको हम बाई और बाई डैश से, इसको हम बाई और बाई डैश से दिखाते हैं। बाई और ये बाई डैश। ये जो ऊपर की ओर जाता है ये होता है धनात्मक बाई अक्ष, और नीचे आता है वो ऋणात्मक बाई अक्ष है। इनको बिल्कुल ध्यान रखिए, शुरुआत से चल रहे तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग नोट करिए। और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं इसको हम O से डिनोट करते हैं। O लिखा हुआ है हमने, O यानी ये मूल बिंदु है। यहाँ पे O है, देखिए 0 को हम O से लिखे हैं। यहाँ पे O अंग्रेजी शब्द ओरिजिन से बना हुआ है। ओरिजिन माना होता है जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है कोई चीज़, उसको ओरिजिन है, उसका मूल कहते हैं। तो यहाँ मूल से 4 रेखाएं बढ़ेंगी जी, अनंत तक जाती हैं। ध्यान रखना है आपको, x डैश अनंत तक जाएगी, ये इधर भी अनंत लंबाई के, बाई डैश भी अनंत तक जाती हैं। और हमने यहाँ जो पेपर लिया हुआ है ये है ग्राफ पेपर। इसमें समान दूरी पर रेखाएं आड़ी खड़ी खिंची रहती हैं। तो जब भी हम किसी बिंदु को देखेंगे तो देखिए हमें 2 चीज़ें ध्यान रखना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे ये जो B पॉइंट लिया है इसको देखा, तो यहाँ पे हम जैसा सीटिंग अरेंजमेंट में यानी सीटिंग प्लान में हमने देखा था वैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि जो B बिंदु है, अगर हम इसको x अक्ष पे लंब डालें तो ये कहाँ आता है, ये लंब डाला हुआ है और ये 4 पे आता है, और y पे लंब डाला तो ये 3 पे आया, 5 पे आया सॉरी। तो ये जो आप इसको बता सकते हैं कि x अक्ष से कितनी दूर है, ये कितना दूर होगा ये यहाँ से। तो यहाँ देखिए इसकी नाप बराबर बराबर दी है जी, देखो। तो ये जो यहाँ आया 3 दूरी है, कितनी है, x अक्ष से कितनी दूर है, ये 3 इकाई। और ये y अक्ष से कितनी दूर है, अब ये जितना ये है, वैसे देखिए यहाँ पे खड़ी लाइन है, 1 इकाई दूर है, ये 2 इकाई दूर है, ये 3 इकाई दूर है, ये 4 इकाई दूर है। तो ये y अक्ष से कितनी दूर है, 4 इकाई। तो हमें 2 लंबाइयाँ बताना पड़ेंगी। b y अक्ष से 4 इकाई दूर है और x अक्ष से 3 इकाई दूर है। तो यहाँ पे हमें पहले ये देना है, y अक्ष से कितनी दूर है, ये 4 इकाई, कॉमा x अक्ष से कितनी दूर है, 3 इकाई। तो इस बिंदु को हम 4,3 से व्यक्त करते हैं। ये क्रमित युग में रहता है, इसका क्रम आपको निश्चित है, इसका ये क्रम आपका फिक्स है। पहले आपको क्या देना है, y अक्ष से दूरी, और फिर देना है x अक्ष से दूरी। पहला क्या है, पहला अंक क्या होगा, y अक्ष से लंबवत दूरी। चूँकि लंबवत दूरी सबसे कम होती है इसलिए लंबवत दूरी लेते हैं। ये y अक्ष से दूरी है, और जो दूसरी संख्या है वो x अक्ष से लंबवत दूरी है। x अक्ष से लंबवत दूरी
ये दो चीज़ें हमें लेना है। अब हम इसको क्या बताएंगे, मान लीजिए हमने एक बिंदु लिया ए, यहाँ ले लिया, तो हमें पहले क्या लेना है, बाई अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है इसकी, और एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है। बाई अक्ष से लंबवत दूरी कितनी हो गई, 1 2 3, यहाँ देखिए 3 हो गया ना। और एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी हो गई इसकी, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 पे आ गया जी, 5। इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले आपको लेना है बाई अक्ष से लंबवत दूरी, वो हो गई 3, और फिर लेना है एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, हो गई 5। इसको कहते हैं निर्देशांक। क्या कहते हैं इनको, निर्देशांक। जो हमने कोष्टक में दो संख्याएं लिखी हैं बिंदु को बताने के लिए, ये कहलाते हैं निर्देशांक। और ये जो पद्धति है वो क्या रहती है, कार्तीय पद्धति, इसलिए हम इनको कार्तीय निर्देशांक भी कहते हैं। क्या कहेंगे, ये कार्तीय निर्देशांक हैं किस बिंदु के, ए बिंदु के। ए बिंदु के कार्तीय निर्देशांक हो गए 3, 5। अब ये दो कार्तीय निर्देशांक हैं, इनको हम अलग अलग नाम देते हैं। इनको पहचानने के लिए इनके अलग अलग नाम लेते हैं। इसमें देखिए, जैसे हमने बी को अपना क्या दिया निर्देशांक, 4 3। तो यहाँ पे जो पहला निर्देशांक है ये कहलाता है भुज। ये एक्स, चूँकि एक्स पे इसको नापा जाता है, पता है आपको, 4 हमने कहाँ देखा, इसमें एक्स अक्ष पे देखा, तो भुज है। और इसको हम एक्स निर्देशांक भी कहते हैं। ये पहला अंक है जो बाई अक्ष से दूरी बताता है, उसको हम एक्स अक्ष पे नापते हैं, इसीलिए इसको हम एक्स निर्देशांक या इसको भुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्स निर्देशांक यानी भुज। और जो दूसरा अंक है ये हम कहाँ नापते हैं, दूसरा अंक हम बाई अक्ष पे नापते हैं, तो इसलिए हम इसको बाई निर्देशांक कहेंगे। और इसका नाम है कोटि। तो ये दो हो गए, पहला हो गया भुज और दूसरा हो गया कोटि। भुज क्या होता है, भुज होता है किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी। किसी बिंदु के निर्देशांक में जो भुज होता है वो क्या होता है, बिंदु की बाई अक्ष से लंबवत दूरी भुज कहलाती है। ठीक है। और कोटि क्या होती, देखिए यहाँ एक्स से लिखते हैं इसको, कोटि को बाई से लिखते हैं, स्मॉल बाई लिखना है, स्मॉल एक्स लिखना है। ये कोटि क्या है, बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी। तो इस तरह से ये दो निर्देशांक हो गए, भुज और कोटि। इनको लिखने का आपको हमने बता दिया। इनको हमेशा कैसे लिखा जाता है, इनको हमेशा आप कोष्ठक में लिखिए, छोटे कोष्ठक में, बीच में कॉमा लगाइए, पहले एक्स लिखिए फिर बाई लिखिए। पहले आप भुज लिखेंगे फिर लिखेंगे कोटि। यहाँ पे आप भुज और कोटि निकाल सकते हैं आप किसी के भी। यहाँ पे कुछ बिंदु आपको दिए गए हैं, मान लीजिए बिंदु है एम है, इस एम की निकालना है आपको, कितनी भुज और कितनी कोटि होगी एम बिंदु की। देखना है बाई अक्ष दूरी कितनी है। अब यहाँ इसको कहाँ नापेंगे, यहाँ नापेंगे, कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक आई है, ये वही दोनों बराबर होंगी ना। तो बाई अक्ष दूरी कितनी हो गई, ऋण 3। तो यहाँ पे भुज क्या होगा, ऋण 3। अब एक्स अक्ष दूरी कितनी है,
1 2 3 4 है, तो ये धन में 4 है, तो कोटि होगी धन 4। यहाँ पे एल में देखिए एक्स अक्ष लंबवत दूरी कितनी है, सॉरी वाई अक्ष लंबवत दूरी कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक है ये कितना है, इसके बराबर है, कितना है, ऋण 5 है। तो इसकी कोटि बहुभुज क्या होगा, ऋण 5 होगा। अब कोटि के लिए आपको वाई एक्स अक्ष से दूरी देखना है, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक निकलेगी, कितनी निकलेगी, ऋण 4, ये होगी ऋण 4। अब इस बिंदु के लिए अपन देख ही चुके पहले से, वाई अक्ष से दूरी कितनी है, धन 4, तो ये कोटि बहुभुज हो गया। और एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, धन 3, तो ये कोटि हो गई। यहाँ पे एक बिंदु दिया है आपका, इसके नीचे जो आपका बिंदु यहाँ पे है, एस को देखिए और खसकाना इसको, एस देखिए कहाँ पे है, तो जो एस है ये वाई अक्ष से दूरी कितनी है इसकी, 3, तो ये 3 हो गई इसकी धन में। और ये एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, ये ऋण 4 है, तो ये ऋण 4 आपकी कोटि होगी। तो इस तरह से आपने ये निर्देशांक निकाल लिए। ये आप निकाल सकते हैं, भुज कोटि का अर्थ समझ गए हैं। अब इस प्लेन को ये 4 भागों में बांटा गया है। देखिए ये जो 4 रेखाएं हैं, यानी 2 रेखाएं हैं, तो ये 4 भागों में बांट रही हैं समतल को। ये क्या कहलाता, पूरा कार्तीय समतल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कार्तीय समतल। ये अक्ष समतल को 4 भागों में बांटते हैं। इसको आपको यहाँ लेना, ये है प्रथम भाग। 4 भागों में बटे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते। क्या कहते, चतुर्थांश। तो 4 चतुर्थांश में बांटता है ये। पहला चतुर्थांश कौन सा हो गया, चलिए फिर से लिख लेते, इसको ज़्यादा भर गया। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए, यानी बामा वर्त। यहाँ पे ये दोनों धन के हैं। ये दूसरा चतुर्थांश है। देखिए यहाँ पे कौन सा ऋण का है, ये वाला अक्ष ऋण का है, यानी यहाँ पे ये आपकी जो भुज है वो ऋण में रहेगी और कोटि क्या में होगी, धन में होगी। ये तीसरा निर्देशांक, वो तीसरा चतुर्थांश है। इसमें भुज भी ऋण में है और कोटि भी ऋण में है। और ये चौथा चतुर्थांश है, इसमें भुज तो धन में है और कोटि ऋण में है। ये आपको ध्यान देना है। ये 4 चतुर्थांश हैं, ठीक है। ये मूल बिंदु हो गया, ये धन एक्स अक्ष हो गया, ये ऋण एक्स वो धन वाई अक्ष हो गया, ये ऋण एक्स अक्ष हो गया और ये ऋण वाई अक्ष हो गया। इस तरह से आप इनसे परिचित हो चुके होंगे। अब हम अच्छा अभ्यास करिए, अगले भाग में हम आपको और बताएंगे। तब तक आप इन सब का अभ्यास करिए और प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कीजिए।